हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के दौरान इसको जोड़ा जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को अगर इसकी बात की जाए तो यह 11वीं अनुसूची में यह पंचायती राज व्यवस्था हमको देखने को मिलता है। यानी कि अब आज हम चर्चा करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को किस तरह से जोड़ा गया और कौन कौन से समितियाँ मतलब पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने के लिए काम करी। और उसके बाद से देखेंगे महात्मा गांधी ने मतलब पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने के लिए क्या क्या किया। अगर इसके विरुद्ध बात की जाए तो जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने कभी भी ग्राम पंचायत को जोड़ने की बात नहीं कही गई थी और इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। उस समय अगर बात की जाए तो उस समय जो पी.वी. सिंह नरसिम्हा राव मतलब प्रधानमंत्री थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अगर इसके नाम की बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था इसलिए इसका नाम पड़ा कि जो सबसे पहले जो होता था इसमें 5 जन होता था, इसीलिए इसका नाम पंचायती राज व्यवस्था पड़ा। तो हम देखते हैं यह जो है पंचायती राज व्यवस्था, यह 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के दौरान 1992-93 के दौरान इसको जोड़ा गया। यानी कि 1992 में यह बिल मतलब पेश होता है और 93 में यह बिल पास हो जाता है। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वह थे पी.वी. सिंह नरसिम्हा राव। यानी कि सबसे पहले हम देखें पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है। अगर इसकी चर्चा की जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो चोल साम्राज्य के समय हमको स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। यानी कि स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। स्थानीय स्वशासन हमको देखने को मिलता है। यानी कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो चोल साम्राज्य के समय जो पंचायती राज व्यवस्था है हमको इस ढांचे में जो प्रक्रिया है उसको देखने को मिलता है। यानी कि चोल साम्राज्य के समय हमको स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। यानी कि अगर स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो सबसे पहले जो निचले स्तर पर होगा ग्राम होगा और उसके बाद से जिला होगा, उसके बाद से राज्य होगा। यानी कि चोल साम्राज्य जो था वो स्थानीय स्वशासन के अपने ढांचे के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता है और आगे प्रक्रिया होती है तो अलग अलग मतलब शासक आते हैं और धीरे धीरे यह जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर इसके आगे बात करें यानी कि ब्रिटिश काल के समय तो 1980 और 84 के दौरान हमको देखने को मिलता है जो लॉर्ड रिपन आते हैं उनका कार्यकाल देखने को मिलता है। यानी कि ये जो वायसराय थे इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको स्थानीय स्वशासन का जनक बना दिया गया। उसके बारे में अगर बात करें तो 1880 और 84 के बीच 1880 और 84 के बीच लॉर्ड रिपन रहते हैं। लॉर्ड रिपन रहते हैं वह इनको स्थानीय स्वशासन का स्थानीय स्वशासन का इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने लगभग 1882 में एक जिला बोर्ड का गठन करते हैं। और इन्होंने सबसे पहले बात किया था कि जो ग्राम को विकास करेंगे तभी देश का विकास होगा। और इन्होंने सबसे पहले ग्राम पंचायत की बात कही गई थी, इसीलिए इनको लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बना दिया गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यह जो है चोल साम्राज्य में हमको ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन जब धीरे धीरे समय चेंज होता है और अलग अलग शासक आते हैं तो यह जो प्रक्रिया है हमको पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और जो फिर होता है इसके आगे यानी कि केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर यह जो प्रक्रिया है वह देखने को मिलती है। और जो ग्राम सभा होता है वह पूरी तरह से विघटित हो जाता है। यानी कि इसका जिक्र हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग समिति बनाकर इसका प्रयास करते हैं कि ताकि अगर ग्राम स्तर पर अगर पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा जाता है जिससे ग्राम का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो इसके बारे में प्रक्रिया देखेंगे कि किस तरह से हमको ग्राम पंचायत मतलब समितियां का गठन होता है, यानी कि किस प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1880 और 84 के बीच
जो लॉर्ड रिपन वायसराय रहते हैं, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। और 1882 में इन्होंने एक जिला बोर्ड का गठन करते हैं, और इसमें सबसे पहले स्थानीय जो है मतलब ग्राम पंचायत का बात करते हैं। अगर इसके आगे बात की जाए तो महात्मा गांधी की अगर बात की जाए, अगर इसके आगे बात की जाए महात्मा गांधी की, अगर इसके आगे महात्मा गांधी की बात की जाए तो यह भी ग्राम जो है ग्राम स्वराज की बात करते हैं। यह भी जो है वह ग्राम स्वराज की बात करते हैं, यानी कि इन्होंने भी सोचा था कि जब मतलब भारत आज़ाद होगा तो हम लोग ग्राम के स्तर पर भी अपना पंचायत जो है वो इसकी प्रक्रिया बनाएंगे। लेकिन इनके ही विरुद्ध एक थे भीमराव अंबेडकर, यानी कि जब संविधान बना, संविधान सभा के एक सदस्य थे भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कभी भी ग्राम जो स्वराज है उसकी बात नहीं कही गई थी, यानी कि यह भी कहे थे जो ग्राम है वह ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए, यानी कि यह इनके हमेशा विरुद्ध थे, यानी कि ग्राम पंचायत के यह हमेशा भीमराव अंबेडकर विरुद्ध थे। जब संविधान सभा बना तो इसमें इस बात की लेकर बहस हो रही थी कि जो मतलब ग्राम पंचायत है इसका जिक्र हमको इसमें डालना है कि नहीं डालना है। लेकिन जो मतलब गांधी जी के जो समर्थन थे, इन्होंने मतलब ग्राम पंचायत को लेकर होने की बात कह रहे थे, और लेकिन इनके जो समर्थन थे, इन्होंने बोला था कि जो ग्राम पंचायत है वह नहीं होना चाहिए, यानी कि काफ़ी दिन तक इसमें विवाद हमको देखने को मिलता है। और एक इसी के यानी कि संविधान सभा के एक सदस्य रहते हैं के संथान जो सदस्य रहते हैं, इन्होंने कहा कि ऐसा आप कीजिए, यानी कि आप लोग ऐसा कीजिए कि हमको संविधान सभा में इस बात को ग्राम पंचायत है इसका जिक्र हमको डालने दीजिए। अगर किसी का मन होगा, यानी कि कोई भी अगर राज्य इसको चाहेगा लागू करना तो वो कर सकता है, अगर कोई भी मतलब राज्य अगर नहीं चाहेगा इसको लागू करना तो नहीं कर सकता है। अपने मन का है, यानी कि कोई भी इसको लागू करना चाहेगा तो इसको लागू कर सकता है। और इन्होंने इस विवाद का मतलब इनके बीच मतलब रास्ता निकाला, और इन्होंने कहा कि भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि भाग 4 के नीति निर्देशक में लगभग 36 से जो 51 है, इसके मतलब इसमें ही अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को डाल दिया गया। और इसमें यह बात का प्रावधान मतलब पूरी तरह से मतलब अगर नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग इसको मतलब फॉलो ही करेंगे, यानी कि राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि यह जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 जितने भी अनुच्छेद है इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, अगर राज्य के ऊपर मतलब राज्य का मन करेगा तभी इसको लागू करेगा। यानी कि जब यह मतलब इसको डाला गया संविधान में तो यह बात का मतलब ज़रूरी नहीं था कि मतलब इसको लागू करना है, यानी कि ग्राम पंचायत को लागू ही करना है। यह अपने राज्य के ऊपर डिपेंड है कि जिसका मन करेगा वह इसको लागू करेगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, यानी कि गांधी जी इसके समर्थन थे लेकिन भीमराव अंबेडकर इसके समर्थन नहीं थे, और इसके लिए के संथान जो थे वह संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने इन दोनों के मतलब झगड़े का उपाय लगाया और कहा कि हम इसको डाल देते हैं, लेकिन जिसका मन करेगा वही इसको मतलब फॉलो कर सकता है। इसके अगर आगे बात की जाए, यानी कि मतलब ग्राम पंचायत को लेकर काफ़ी लोगों को विवाद था कि इसको लागू करना चाहिए। और अगर इसकी आगे बात की जाए तो जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2 अक्टूबर 1952 को एक मतलब कार्यक्रम लेकर आते हैं जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और उसके लगभग 1 साल बाद, यानी कि 2 अक्टूबर 1953 को एक और कार्यक्रम लेकर आते हैं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। यह जो रहता है ग्राम सभा का विकास के लिए लेकर आते हैं, लेकिन यह जो होता है मतलब यह पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो इसके बारे में अगर चर्चा करें, यानी कि हम लोगों ने देखा जो इसका मतलब संविधान में इसको जिक्र मतलब डाल दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, इसको डाल दिया गया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यह जो है वह राज्य इसको लागू ही कर सकता है। अगर इसके आगे बात की जाए तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं
तो यह 2 समिति लेकर आते हैं ताकि जो ग्राम पंचायत है उसका विकास हो। तो एक लेकर आते हैं 2 अक्टूबर, एक लेकर आते हैं 2 अक्टूबर, एक लेकर आते हैं 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को लेकर आते हैं राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। और लेकिन यह जो लगभग रहता है, यह ग्राम सभा में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से फैल नहीं पाता है और लगभग यह जो रहता है वह पूरी तरह से फेल हो जाता है। यह जो रहता है वह पूरी तरह से फेल हो जाता है। और इसके बाद लगभग 1 साल बाद यानी कि 2 अक्टूबर 1953 को एक और मतलब कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम रहता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, जिसका नाम रहता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। यह भी लगभग पूरी तरह से फेल हो जाता है। यानी कि जब यह दोनों फेल होता है तो जो ग्राम स्तर के लोग रहते हैं वह काफ़ी विरोध करते हैं कि आपकी सरकार में जो ग्राम सभा के लोग हैं इसको मतलब किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये भी जो नेहरू जी रहते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इन्होंने 2 कार्यक्रम लेकर आए थे। 2 अक्टूबर 1952 को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम जो कि पूरी तरह से फेल रहता है, और उसके बाद से 1 साल बाद यानी कि 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा लेकर आते हैं। यह भी पूरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन लोगों के मन में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर अभी भी जिक्र देखने को मिलता है। लेकिन इन्होंने सोचा कि हम क्या ना किया जाए, ऐसा किया जाए कि मतलब अलग अलग समिति का गठन किया जाए। तो इन्होंने सबसे पहले एक समिति लेकर आते हैं, बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आता है। अगर इसकी बात की जाए तो बलवंत राय जो मेहता समिति रहती है, इनको नेहरू जी बोलते हैं कि आप जाइए और देखिए कि मतलब जो दोनों मतलब समिति ये जो दोनों समितियाँ लाए हैं वह क्यों मतलब फेल हो गया। तो इसके आगे अगर देखें, इसके आगे जो समिति आती है यानी कि अलग अलग हमको समिति देखने को मिलती है। जो यह सब जो हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए ही हो रहा है। यह जो पंचायती राज व्यवस्था को मतलब अलग अलग समितियां के बनाने की प्रक्रिया यही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा जाए। इसीलिए सभी मतलब समितियां हैं वो पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने की मतलब प्रक्रिया बना रहे हैं। अगर इनकी बात की जाए तो बलवंत राय मेहता एक समिति आती है जो कि नेहरू जी के आर्डर पर ही आता है। इसमें इन्होंने मतलब नेहरू जी ने कहा था बलवंत राय मेहता समिति से कि आप जाइए और देखिए कि जो 2 हम समितियां लाए हैं वह क्यों फेल हो गया। तो यह जो रहते हैं लगभग 1957 में यह जो समिति आती है। तो बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि आप 2 बिल लाए हैं, आप अगर ऐसा 10 भी बिल लाएंगे तो यह अभी पूरी तरह से फेल होगा। तो इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो इन्होंने बताया, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि आप जो है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि जो मतलब अगर ग्राम सभा का विकास करना है तो त्रिस्तरीय का मॉडल आप अपनाइए। यानी कि इन्होंने बताया, बलवंत राय मेहता ने बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। यानी कि इनका जो मॉडल था वह इन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय का होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए। यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम के लिए, और जो ब्लॉक है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए, और जो जिला स्तर है उसके लिए जिला परिषद का स्थापना करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि जैसे ग्राम स्तर पर आप ग्राम पंचायत का निर्माण कीजिए, ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण कीजिए, और जो खंड यानी ब्लॉक है, ब्लॉक स्तर है, इसके स्तर पर पंचायत समिति का स्थापना कीजिए। और जो जिला है, जो जिला स्तर है, इसके स्तर पर आप लोग जिला परिषद का स्थापना कीजिए। यानी कि जो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है, इन्होंने बस यह बात कही थी कि आप अगर ग्राम सभा का विकास करना चाहते हैं
तो आप जो मॉडल अपना रहे हैं वह त्रिस्तरीय का अपनाइए, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण कीजिए, और जो खंड या ब्लॉक स्तर है इसके स्तर पर पंचायत समिति का स्थापना कीजिए, और जो जिला स्तर है इसके मतलब इसके लिए मतलब जिला परिषद का स्थापना कीजिए। और यह जो था इन्होंने कहा था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का इन्होंने सुझाव दिया था। और लगभग यह जो है यही प्रक्रिया हमको आज जो मतलब ये जो है पंचायती राज व्यवस्था यही प्रक्रिया पर यही मतलब ढांचा पर काम कर रही है। अगर इसके आगे बात की जाए, लेकिन यह संविधान में लागू नहीं हुआ। लेकिन अगर राज्य की बात की जाए तो अलग अलग मतलब इन्होंने कहा कि अगर राज्य का कोई मन होगा तो यह इस प्रक्रिया को लागू कर सकता है। और जो पहला राज्य था वह राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव का एक गांव था। इन्होंने सबसे पहले यह जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको फॉलो किया था, यानी कि लागू किया था। अगर राज्य की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव ने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को ये जो पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है यानी कि 3 स्तर पर होना चाहिए इसको लागू किया था। और इसके लगभग 11 दिन यानी कि 9 दिन बाद इसके 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश ने भी इसको लागू कर दिया। लेकिन अभी भी इसका जो जिक्र है वह संविधान में देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जब 73वां संविधान संशोधन होता है उसके बाद ही हमको यह जो प्रक्रिया है यह देखने को मिलती है। लेकिन 11 अक्टूबर 1959 को यह जो मतलब आंध्र प्रदेश ने भी लागू कर दिया। इससे सबसे पहले जो राज्य था वह राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। और इसके आगे बात की जाए तो एक और समिति हमको देखने को मिलती है जो कि अशोक मेहता समिति के नाम से जानी जाती है। अगर इसके आगे बात की जाए यानी कि अलग अलग लोगों ने अपने अपने समिति के हिसाब से पंचायती जो राज व्यवस्था है जो ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर का विकास करने के लिए मतलब पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने की बात करते हैं। इसके अगर आगे बात की जाए तो एक थे अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आती है। अशोक मेहता समिति, अगर अशोक मेहता समिति आती है जो कि 1977 में आती है। इस समय अगर बात की जाए तो इस समय जो पीएम थे यानी कि मोरारजी देसाई इस समय पीएम थे। यानी कि इन्होंने बताया था, अशोक मेहता समिति ने बताया था कि अगर ग्राम स्तर का विकास करना है तो वह 2 स्तरीय का होना चाहिए, यानी कि मंडल स्तर पर होना चाहिए और जिला स्तर पर होना चाहिए। यानी कि इन्होंने बताया था कि एक होना चाहिए मंडल स्तर पर, मंडल स्तर के लिए मंडल पंचायत का निर्माण करना चाहिए, मंडल पंचायत का। और एक होगा जिला स्तर। जिला स्तर की अगर बात की जाए तो इसके लिए जिला परिषद का निर्माण करना चाहिए। यानी कि अशोक मेहता जो समिति थी 1977 में आती है। इस समय जो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। इन्होंने बताया कि अगर ग्राम स्तर का विकास करना है तो हमको 2 स्तरीय का मॉडल अपनाना चाहिए, यानी कि एक मंडल स्तर के लिए मंडल पंचायत का निर्माण करना चाहिए और जिला स्तर के लिए जिला परिषद का मतलब निर्माण करना चाहिए। अगर इसकी बात की जाए तो जो मंडल स्तर था यानी कि ग्राम पंचायत के जगह पर जो अशोक मेहता समिति है इन्होंने मंडल स्तर का बात कहा था, यानी कि ग्राम पंचायत की जगह पर इसने मंडल स्तर की बात कही थी। तो हम यानी कि अलग अलग लोगों ने कई प्रकार की समितियां हमको देखने को मिलती है। पहली जो समिति हम लोगों ने देखा बलवंत राय मेहता की समिति देखी। इन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया था। और इसके आगे अशोक मेहता समिति इसने 2 स्तरीय की बात की थी। और इसके अगर आगे बात की जाए तो एक और थे पी के राव समिति, इन्होंने 4 स्तरीय की बात कही थी। अगर इनकी बात की जाए यानी कि पी.बी. राव समिति की, अगर पी.बी. राव समिति की बात की जाए, पी.बी. राव समिति की अगर बात की जाए
तो इन्होंने बताया था यह लगभग 1985 में आया था। इन्होंने बताया था कि 4 स्तरीय का मॉडल होना चाहिए, यानी कि 4 स्तरीय का मॉडल होना चाहिए। जो पहला था इन्होंने बताया था कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। यानी कि इन्होंने बताया था कि जैसे राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद और जिला स्तर पर जिला परिषद और जो है, यानी कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद और जो है मतलब एक है ग्राम, मतलब मंडल स्तर की बात की जाए तो मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जो ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। यानी कि जो पी.बी. राव समिति थे 1985 में आती है। इन्होंने बताया था कि जो मतलब मॉडल होना चाहिए 4 स्तरीय का होना चाहिए। जो मतलब राज्य स्तर है इसके लिए राज्य विकास परिषद का स्थापना करना चाहिए, और जो जिला स्तर है जिला परिषद, और जो मंडल स्तर है इसके लिए मंडल पंचायत, और जो ग्राम स्तर है इसके लिए ग्राम पंचायत। यानी कि अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से बात करते हैं। और इसके बाद लगभग 1986 में जो सिंघवी समिति आती है, इसको मेन माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही जो मतलब संविधान सभा में जोड़ने की बात मतलब की गई है। तो इसकी अगर आगे बात की जाए, 1986 की, अगर इसके आगे बात की जाए 1986 की बात की जाए तो आते हैं सिंघवी, यानी कि सिंघवी समिति। अगर इस समय बात की जाए तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे उस समय यह थे राजीव गांधी। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। अगर इसकी बात की जाए सिंघवी समिति की, तो इन्होंने सबसे पहले बात की थी कि जो मतलब ग्राम पंचायत है इसको संविधान में जोड़ना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने ही बात की थी सिंघवी समिति ने कि संविधान सभा में जोड़ना चाहिए। सबसे पहले संविधान सभा में जोड़ने की अगर बात करेगा, तो वह किए थे सिंघवी समिति के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा में जोड़ने की बात कही थी। और यह जो बताया था कि इनका जो मॉडल होना चाहिए वह त्रिस्तरीय का मॉडल होना चाहिए, यानी कि ग्राम स्तर पर, मंडल स्तर पर और फिर जो है मतलब जिला स्तर पर। यह जो मॉडल बताए थे त्रिस्तरीय का होना चाहिए। और सबसे पहले संविधान में जोड़ने की इन्होंने ही बात की थी। और इसके आगे एक आते हैं 1900, यानी कि 86 के बाद 2 साल बाद 1988 में, 2 साल बाद यानी 1988 में आते हैं थुंगन एक आते हैं थुंगन समिति आती है। इन्होंने भी संविधान सभा में इसको जोड़ने की बात करते हैं। और इन्होंने कहा था कि जो आरक्षण है, लोगों को ग्राम पंचायत में आरक्षण भी देना चाहिए, यानी कि आरक्षण की भी इन्होंने बात की थी। यानी कि हम लोगों ने देखा सिंघवी समिति इन्होंने कहा था संविधान सभा में जोड़ने की बात की थी, और त्रिस्तरीय का होना चाहिए। इन्होंने भी कहा था जो मतलब इसका ढांचा होना चाहिए त्रिस्तरीय का होना चाहिए। और संविधान सभा में इन्होंने भी जोड़ने की बात कही थी। और इन्होंने कहा था आरक्षण लोगों को मतलब ग्राम पंचायत के लिए आरक्षण भी देने की बात कही थी। और इन्होंने बताया था, यानी कि जो सिंघवी समिति है, इन्होंने कहा था कि जैसे आसपास के जितने भी गांव हैं 10 से 15 गाँव को मिलाकर एक उसमें ग्राम पंचायत होगा, जो कि मतलब जिला परिषद को अपना मतलब जो काम होगा वो सौंपेगा। यानी कि इन्होंने बताया था कि 10 से जो 15 गांव है इसमें एक ग्राम प्रधान होगा और एक पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने की बात। यानी कि यहीं से हमको पूरी तरह से स्पष्ट देखने को मिलती है कि 1986 में सिंघवी समिति के द्वारा ही मतलब पूरी तरह से स्पष्ट बात हो गया कि मतलब ग्राम पंचायत को होना चाहिए। और जब राजीव गांधी की सरकार आती है तो इन्होंने क्या करते हैं कि लोकसभा है इसमें मतलब बिल अपना डालते हैं लोकसभा में, और यहाँ से लोकसभा में पास हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में यह जो बिल रहता है वह पास नहीं हो पाता है। और उस समय फिर यानी कि इनके सरकार गिरने के बाद लगभग अलग जो प्रधानमंत्री, इसके आगे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वह रहते हैं पी.बी. सिंह। यानी कि पी.बी. सिंह की अगर बात की जाए, पी.बी. सिंह
यह भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरी तरह से उतावले रहते हैं और इन्होंने भी मतलब पेश करते हैं लोकसभा में यह भी बिल पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकसभा में ही यह बिल पास नहीं होता है, यानी कि लोकसभा से ही बिल लौटा दिया जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा राजीव गांधी की जब सरकार की तो लोकसभा से पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में जाकर यह मतलब बिल पास नहीं होता है। और फिर इसके आगे की बात की जाए, अगर बात की जाए तो 1992 के दौरान जब पी.वी. सिंह नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय यह बिल पूरी तरह से पास हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसकी आगे बात की जाए, यानी कि अगर इसकी आगे बात की जाए तो 1993 के दौरान पी.वी. सिंह जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय यह जो बिल रहता है वह पूरी तरह से पास हो जाता है। तो 1992 की बात की जाए, 1992 में जब पी.वी. सिंह जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस समय यह 73वां संविधान संशोधन करते हैं और इसी समय पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जगह मिलती है, संविधान में इसको जोड़ दिया जाता है और इसके लिए एक अलग मतलब अनुसूची बनाई जाती है, जो कि इसको 11वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, जिसके लिए 16 अनुच्छेद अलग से जोड़े जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 243 क से अण तक जोड़ा जाता है। यानी कि इसकी बात की जाए तो 243 क से अण तक जोड़ा जाता है, जो कि इसमें 16 अनुच्छेद अलग से जोड़े जाते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा 1992-93 के दौरान 73वां संविधान संशोधन होता है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को इसमें जोड़ दिया जाता है, जो कि इसके लिए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा जाता है, जो कि भाग 9 के अंतर्गत इसको मतलब देखने को मिलता है। यह जो रहता है पंचायती राज व्यवस्था वह भाग 9 के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि अनुसूची 11 में इसका जिक्र देखने को मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था को इसमें 16 अनुच्छेद जो जोड़ा जाता है, जो कि अनुच्छेद 243 से क से अण तक जोड़ा जाता है। और उसके बाद से मतलब पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से पूरे देश में मतलब संविधान में इसको जगह मिल जाती है। लेकिन अगर इसके पहले बात की जाए 1992 के मतलब पहले क्या प्रक्रिया थी, क्यों इसको मतलब ज़रूरत पड़ी पंचायती राज व्यवस्था को, और क्यों मतलब महात्मा गांधी से लगाए जो अलग अलग समिति है, नेहरू जी और मतलब अशोक मेहता समिति, यह कि क्यों इस पर मतलब इतना जोर कर रही थी कि पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। अगर इसकी बात की जाए कि मतलब पंचायती राज व्यवस्था क्यों होनी चाहिए और क्यों मतलब इतना समिति का गठन किया गया पंचायती राज व्यवस्था की, अगर इसकी बात की जाए तो 1992 से पहले क्या होता था। 1992 से पहले अगर बात की जाए, जो मतलब 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था को मतलब लागू किया, तो वह जो है वह 3 स्तरीय का है, यानी कि जो है जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर है। अगर इसकी बात की जाए 1992 से पहले अगर बात की जाए 1992 से पहले क्यों क्यों अलग अलग लोगों ने इसको जोड़ने की बात मतलब इतना करते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो 1992 से पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए केंद्र था और राज्य, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते थे उनको एमएलए बोला जाता है, और जो केंद्र मतलब सांसद के जो सदस्य होते हैं उनको एमपी बोला जाता है। तो इससे पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए सबसे जो निचला स्तर है वो ग्रामीण क्षेत्र वाले, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र वाले और जो है वह मजदूर हैं। तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए ग्रामीण या मजदूर वाले जो क्षेत्र हैं वो अगर अपनी बात को यहाँ तक पहुँचानी होगी केंद्र स्तर या राज्य स्तर पर, तो इनका जो फासला है काफ़ी दूर हमको देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी जो बात होगी वह अपनी बात को यहाँ तक यानी राज्य और केंद्र के स्तर पर पहुँचाने में असमर्थ हो रहे थे, यानी कि केंद्र तक अपनी बात को नहीं पहुँचा पा रहे थे और राज्य के स्तर पर भी अपनी बात को पहुँचा नहीं पा रहे थे। इसीलिए मतलब जो सरकार थी इन्होंने सोचा कि क्यों ना स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की जाए, कि ताकि ग्राम स्तर पर भी ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाए। यानी कि केंद्र और राज्य के स्तर पर जो ग्रामीण वाले क्षेत्र थे यह अपनी बात को पहुँचाने के लिए असमर्थ हो रहे थे।
तो सरकार ने सोचा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तभी हमारा देश का विकास होगा। इसके लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है और उसी समय 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के दौरान होता है और स्थानीय स्वशासन को जोड़ा जाता है, यानी कि मतलब पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा जाता है। पहले की अगर स्तर की बात की जाए तो पहले क्या मतलब 1992 से 1992 की अगर 1992 के पहले की बात की जाए तो केंद्र होता था और राज्य होता था। लेकिन 1992 के बाद जब स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया तो यह जो है वह इस ढांचा में, यानी कि इस ढांचा में हमको देखने को मिलता है। और यह जो पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जब जोड़ा गया तो इसमें स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया तो इसमें भी लगभग दो भाग कर दिया गया। इसमें भी दो भाग कर दिया गया, यानी कि एक था पंचायती राज व्यवस्था और एक था नगर पालिका। इसको रखा गया 11वीं अनुसूची के अंतर्गत और इसको रखा गया 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। यानी कि अगर नगर पालिका की बात की जाए तो यह 73वें संविधान के संशोधन के द्वारा होता है और यह जो होता है यह भी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही होता है, लेकिन यह 1974 में होता है और यह 1973 में होता है। यानी कि हम लोगों ने देखा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को जोड़ा जाता है और इसमें भी दो भाग कर दिया जाता है, यानी कि एक होता है पंचायती राज व्यवस्था और एक होता है नगर पालिका। यानी कि गांव के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था और शहर के स्तर पर नगर पालिका। यानी कि गांव के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था और शहर के स्तर पर नगर पालिका का व्यवस्था किया जाता है। यानी कि नगर पालिका के जो सदस्य होंगे उनको नगर पालिका यानी कि इनके जो यानी कि एक जोड़ा गया नगर पालिका और एक जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था। गांव के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था और शहर के स्तर पर नगर पालिका। तो 1973 के मतलब 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। यह जो होंगे यानी कि यह जो होंगे पंचायती राज व्यवस्था, इसमें जो विषय दिया गया इसमें 29 विषय दिया गया। अगर इसकी बात करें तो यह 29 विषय इसको यानी कि पंचायती जो राज व्यवस्था है अगर इसको 29 विषय की बात की जाए तो यह जो इनको विषय देगा वह राज्य देगा। यानी कि जो राज्य हमने पढ़ा था राज्य में कितने विषय होते हैं, राज्य सूची में 59 विषय होते हैं। लेकिन अगर राज्य ही अपने विषय में से जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको 29 विषय देता है। यानी कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा था जैसे पुलिस हुआ, भूमि विवाद हुआ, अपने शिक्षा स्तर हुआ, चिकित्सा हुआ। यानी कि जो राज्य सूची के 59 विषय हैं वह अपने विषय में से ही मतलब जो काफ़ी मतलब जैसे सड़क बनाना हुआ, नली का व्यवस्था हुआ, यही सब जो मतलब छोटे छोटे विषय हैं वो अपने ग्राम पंचायत के स्तर पर इसको मतलब दे देता है। अगर पुलिस की बात की जाए तो यह अगर राज्य चाहे तो यह जो पुलिस का व्यवस्था है वह ग्राम पंचायत को दे सकता है। अगर राज्य चाहे तो यह इसको ग्राम पंचायत को दे सकता है। लेकिन जो थानेदार होगा, जैसे अगर बात की जाए थानेदार की बात की जाए तो यह किसको सैल्यूट करेगा। यानी कि यह जो होगा अगर इसको मतलब यह जो राज्य होगा ग्राम पंचायत को दे देगा तो थानेदार जो होगा वह ग्राम पंचायत यानी जो प्रधान होगा उसको भी सैल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन जो एमएलए होगा यानी इससे पहले अगर बात की जाए तो ग्राम यानी कि जो राज्य के विधानसभा के इससे पहले विधानसभा के सदस्य को यानी एमएलए को यह सैल्यूट करता था। लेकिन एमएलए जो होगा वो क्यों चाहेगा कि अपना जो मतलब पावर है कम किया जाए, इसीलिए यह जो पुलिस है वो चाहेगा तो वो इसको दे सकता है ग्राम पंचायत को, लेकिन यह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अपना जो पावर है वह कम करना नहीं चाहेगा। तो हम लोगों ने देखा जो राज्य है यह अपने विषय में से ही जो मतलब खराब विषय हैं जैसे सड़क काम कराना हुआ, भूमि विवाद हुआ, यह सब अपने विषय होंगे, यह पंचायती राज व्यवस्था को दे सकता है। यानी कि यह इनके 29 विषय हैं, पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं। तो हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखा। अब इसके आगे कल देखेंगे यानी पंचायती राज व्यवस्था के संरचना के बारे में कि इसमें 3 स्तर जो हैं यानी कि ग्राम स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसकी योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने वर्ष के मतलब आयु के अंदर इसको मतलब ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है और जो इसके कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बैठक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।